नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एग्ज़ाम कार्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीडी एग्ज़ाम, जो जीडी की जो परीक्षा थी, वो जो जनवरी से लेकर फरवरी तक संचालित हुई थी, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो हम पेपर जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो 11 जनवरी 2023 को पहली शिफ्ट में जो हुआ था, उसको हम लोग आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पेपर है वो यहाँ पर है, पेपर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है। यानी कि जो भारतीय नर्तक या नर्तकी है, सबसे कम आयु में क्या प्राप्त किया उन्होंने, पद्म विभूषण। तो ऐसे में हम नाम लेंगे यहाँ पर किसका, सोनल मानसिंह जी का। सोनल मानसिंह जो हैं, उन्हें सबसे कम उम्र में 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। 1992 में उन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है, 1992 में। तो इस प्रकार से ये दोनों ही पुरस्कार पाने वाली ये भारत की पहली कम आयु वर्ग की नृत्यांगना है। अब अगर हम लोग देखें तो सोनल मानसिंह जो हैं वो भरतनाट्यम, किसकी, भरतनाट्यम और ओडिसी, यानी कि ओडिसी और भरतनाट्यम की ये प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है हमारी सोनल मानसिंह जी, तो इनको सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय नर्तक या नर्तकी के तौर पे इनको जाना जाता है। ये राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं, राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। तो ओडिसी और भरतनाट्यम में पारंगत हैं और इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसी प्रकार अब हम लोग अपने प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की, तो वो कतर ने की थी। इसका स्लोगन आप जानते हैं कतर का क्या था, अब सब कुछ है, अब सब कुछ है। इसका स्लोगन क्या था, अब सब कुछ है, किसका, कतर का। और इसका जो एक तरीके से कहें कि लोगो कह लें या इसका शुभंकर कह लें, तो वो था लाइव। कौन था, लाइव का मतलब होता है ग्रेटेस्ट प्लेयर। अरेबियन लैंग्वेज में लाइव का मतलब होता है ग्रेटेस्ट प्लेयर। तो जो फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी जो थी वो किसने की थी, कतर ने की थी। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 यह आ गया आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 जो है, इसमें है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि Ca किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया। उसी प्रकार CO3 ये किसका हो गया, ये कार्बोनेट का हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो विश्व की जितनी भी चट्टानें हैं या शैल है, यानी कि चट्टानों या शैलों में पाया जाने वाला आम पदार्थ है। आप ये इस चीज को ध्यान रखें कि ये विश्व की चट्टानों या शैलों में आम रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। तो वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखें, प्रश्न नंबर 4 ये क्या कह रहा है, डैश, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं चक्रवात की यानी हरिकेन की, डेरेचो, जेट धाराएं और बवंडर। तो इनमें हम लोग देंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, जेट धाराएं। जेट धाराओं के बारे में हम लोग जान लें कि जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं।
कैसे चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये धाराएं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, यानी कि पश्चिम से ये चलना शुरू होती हैं और पूर्व तक आती हैं। उसी प्रकार अगर हम दो लोग देखें तो 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई, कितनी? 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ने का काम या फिर ये एक तरीके से बहने का काम करती हैं। और ये लहरदार होती हैं। कैसी होती हैं? लहरदार। ठीक है, तो ये लहरदार होती हैं 7.5 से 14 किलोमीटर। और उसी तरीके से कहां से चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चलने का काम करती हैं जेट धाराएं। तो एक सक्रिय पट्टी की तरह तरीके से एक क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई पर? 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं। कैसी हवाएं? ये पश्चिमी हवाएं हैं जो पूर्व की तरफ चलती हैं। और किस गति से चलती हैं? ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जबकि सर्दी में इनकी रफ्तार 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसी को हम लोग जेट वेव या जेट धाराओं के नाम से जानते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य, यहां पर सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही है? शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत, यहां सर्कल बनाइए, वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। तो शंकर देव एक ये वैष्णव संत थे, शंकर देव काफी पॉपुलर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चैतन्य महाप्रभु नादिया या बंगाल या उड़ीसा के अंतर्गत माने जाते थे। तो शंकराचार्य, इनको भी शंकराचार्य जैसी ही उपाधि प्राप्त है और काफी प्रसिद्ध, काफी एक तरीके से यूं मान लें कि ये बहुत ही जनप्रिय या लोकप्रिय संत रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आखिर ये संत थे कहां के? तो शंकर देव जो थे वो संत थे कहां के? असम के। कहां के थे भाई? असम के। असम के संत थे। कौन से संत थे ये? वैष्णव थे। कौन से थे ये? वैष्णव, वैष्णव संत थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये लेखक, समाज सुधारक, चिंतक, धर्म गुरु के साथ साथ ये काफी प्रसिद्ध नर्तक भी थे। कौन थे? नर्तक। अब ये काफी बड़े नर्तक के तौर पे थे और नर्तक जो थे वो किस नृत्य के थे? वो है सत्रिया। अब आप देखिए कि जो सत्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो 4 है, सत्रिया, ये कहां पर होता है? असम में होता है। तो जो सत्रिया नृत्य है उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वैष्णव संत शंकर देव हैं। और जो लोग हैं वो इस नृत्य को भगवान कृष्ण, उनकी लीलाओं से और खासकर जो उनके द्वारा रचित जो घटनाएं थी या जिन रचनाओं में ये खुद भगवान विष्णु के जो 9 अवतार या 10 अवतार या फिर 24 अवतारों की अगर हम बात करें तो ये सभी पात्रों को लेकर के ये नृत्य करते हैं, जिसका नाम है सत्रिया, जो असम राज्य का बहुत ही पॉपुलर नृत्य है और जिसके प्रवर्तक हम अगर माने तो कौन थे? शंकर देव जी। तो अगले हम अपने प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विरासत का अधिकार, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, किस ओर ले जाता है? तो विरासत का अधिकार नो डाउट हम ही हैं, जैसे 2-4 भाई हैं, विरासत का अधिकार है भाई, पैदा हुए, माँ बाप ने जन्म दिया है तो विरासत में मिली चीज़ें तो मिलेंगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार अब नहीं रहा है, वो कानूनी अधिकार बन चुका है, लेकिन फिर भी कानून के जरिए ही पर संपत्ति तो मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जब ये विरासत का अधिकार होता है, जब कानूनी रूप से हम किसी संपत्ति में भागीदार होते हैं
या नॉमिनेशन के ज़रिए, या नॉमिनेशन के ज़रिए भी ना हो करके, तो अगर हम यूँ कह लें कि हमको किसी की पिता की मृत्यु के बाद या किसी ऐसे पारिवारिक व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर हमारा संपत्ति में नाम आ गया है, तो क्या होगा, भूमि का विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भूमि का विभाजन होगा। विरासत के अधिकार पे क्या हो जाता है, भूमि का विभाजन हो जाता है। 4 अगर घर में बेटे हैं, 2 बेटे हैं या 1 बेटी है, या और भी कई समूह के जो लोग हैं, जो भी जीवित व्यक्ति है, अगर मृतक के मरने के बाद वो विरासत का उत्तराधिकार लेता है या फिर नॉमिनेशन के जरिए लेता है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा क्या है कि यहां पर भूमि का विभाजन हो जाता है। हमारे देश के जो किसान हैं उनकी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उनके जो खेत हैं उनका बंटवारा होता रहता है। अब अगर कोई बंदा आईएएस बन गया, अपने गांव से निकल गया, लेकिन उसका भी अभी खेत में हिस्सा है। कोई व्यक्ति अगर फौज में शामिल हो गया, निकल गया, लेकिन उसका भी वो अभी भी हिस्सा उस खेत के अंदर बनता है। इस तरीके से बंटवारे होते 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 जमीन छोटे यानी सूक्ष्म रूप में हो जाती है। और यही वजह है कि काफ़ी हम लोग देखते हैं कि जो सीमांत किसान हैं या बहुत ही छोटे किसान हैं, वो जिनके पास, अगर आज आप सोचिए कि किसी के पास 5-6 बीघा ज़मीन है, तो आज से सोचिए कि 30-40 साल या 50 साल पहले उनकी ज़मीन की क्या, एक तरीके से कहते हैं कि उनके पास ज़मीन कितनी रही होगी। तो विरासत का जो अधिकार है वो हमें किस ओर लेके जाता है, भूमि के विभाजन की ओर लेकर के जाता है, ना कि भूमि के प्रदूषण, भूमि की कमी, अनुपजाऊ भूमि। हालांकि मैं मानता हूं भूमि की कमी होती है, लेकिन भूमि की कमी की वजह से बंटवारा नहीं रुकता है। अगर कहीं आपके हिस्से में 10 फीट की जगह भी आ रही है, तो दिमाग कहां जाता है कि भाई ये 10 फीट की जो जगह है ना, आज भी 10 लाख रुपए की है। तो फिर यहां पर एक बंटवारा होता है। तो हमें ये जो विरासत का अधिकार है वो कहां लेके जाता है, भूमि के विभाजन की ओर लेकर के जाता है। अगला अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर जो 7 है हमारा, प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो भैया यहां पर देखें तो पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी का माहे जिला है ना, कितना है बेटा यहां पर 1176। कितना है यहां पर 1176 है। तो पांडिचेरी का जो माहे है वहां का जो एक तरीके से कह लें कि जो लिंगानुपात है, जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1176 है। तो दमन और दीव जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 618, चंडीगढ़ की भी अगर हम बात करें तो 918 के आसपास है। तो माहे 1176 स्तर को लेकर के, जो 1176 का जो स्तर है लिंगानुपात का, वो कहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है, माहे में मिलता है, जो काफी हद तक एक बड़ा और समग्र है। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर जनगणना का मतलब एक लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें तो लिंगानुपात में हम लोग क्या करते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की हम संख्या का आकलन करते हैं। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो गई वहां पर, 1176। तो हम इसके बाद में अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी और इरविन के बीच में जो थे, वो जो समझौता हुआ था, आखिर वो कब हुआ था? तो भैया वो हुआ था 1931 में। तो 1931 में जब ये समझौता हुआ था, इस समझौते को हम अलग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है दिल्ली समझौता। क्या है बेटा? दिल्ली समझौता, है ना, दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता। तो आप देखिए, इसको हम लोग दिल्ली समझौता कहते हैं, तो अलग एक और नाम है दिल्ली समझौता। आखिर ये समझौता हुआ किस लिए था? तो गांधी जी ने एक प्रोविजन रखा था इरविन के सामने कि भाई हमारे यहां जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, यानी कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आप उनको रिलीज करेंगे। तो यानी कि किसको रिलीज करेंगे? राजनीतिक बंदी या कैदियों को। आजाद करेंगे।
साथ ही साथ तो ये हो गया, इसको दिल्ली दरबार कहते हैं, राजनीतिक बंदियों को आजाद करेंगे। तीसरी जो एक और जो अहम बात है, ये जो मसौदा जो तैयार किया जा रहा था, इस मसौदे के तहत गांधी जी ने इरविन के सामने लिखित में दिया था, और वो क्या दिया था कि जितनी भी आतंकवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, इनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। यानी कि तीसरी बात हो गई, दिल्ली समझौता, राजनीतिक कैदियों को आज़ाद करेंगे। और तीसरा जो है, आतंकवादी क्रांतिकारी से उनका कोई वास्ता नहीं है। यानी कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो समाज में आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उनसे गांधी जी का किसी भी प्रकार का कोई वास्ता या नाता गांधी जी और कांग्रेस का बिल्कुल भी नहीं है। चौथी अगर हम लोग यहां पर बात देखें, चौथी एक और जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि गांधी जी ने प्रत्येक कांग्रेसी के लिए एक बिल्ला मतलब एक बैज था, जो यहां, जैसे कि मेरा यहां लिखा हुआ एग्जाम कार्ड, इसी तरीके का एक बिल्ला था जो यहां लगाना था, एक बिल्ला लगाना था। और जब ये बिल्ला लगा करके बाहर जाएंगे धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए, आंदोलन के लिए, तो अंग्रेज पुलिस या अंग्रेज प्रशासन या शासन उन्हें किसी भी तरीके से बंदी नहीं बनाएंगे और उनको किसी भी तरीके से कैद करके जेल में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने उन्हें एक ऐसा सिंबल दे दिया है जिसकी वजह से वो ये सूचित करता है या ये प्रदर्शित करता है कि ये जो फलाना व्यक्ति है, जिसके चेस्ट पर या जिसके सीने पर ये जो बिल्ला लगा हुआ है, ये पूरी तरीके से किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये अहिंसावादी है, ये हिंसक व्यक्ति नहीं है, ये असामाजिक तत्व बिल्कुल भी नहीं है, और इसको किसी भी सूरत में छेड़ा ना जाए, परेशान ना किया जाए, या इसको अरेस्ट ना किया जाए। तो चौथा जो था वो एक, जो जितने भी राजनीतिक आंदोलनकारियों को बिल्ला देना, बैज देना। तो अब आप समझ सकते हैं कि भैया गांधी इरविन समझौता, गांधी जी ने कहा कि मेरी ये वाली मांगे मान लो, उन्होंने, इरविन ने कहा कि सब मान ली मांगे। अब गांधी जी की जो मांगे थी उसमें जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 1931 में ही किए गए थे। तो जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर 3, बस यही एक ऑप्शन है जो सही अर्थों में सही व्याख्या करता है और सही तरीके से ये है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार, नवंबर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो भारत के अंदर जो थे वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो थे धर्मेंद्र प्रधान। कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। इनको 2021 में शिक्षा मंत्री नियुक्त किया था, शिक्षा मंत्री नियुक्त किया था। इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। कौन थे ये? इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। तो 2021 में इन्हें शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के जो शिक्षा मंत्री वो कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है हमारा वो है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम जो देश का जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं वो, हम उनको आखिर ऐसा कौन सा जो उनके ऊपर आरोप लगाएं या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत हम उनको उनके पद से पदच्युत कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवाओं की समाप्ति, महाभियोग और त्यागपत्र। तो यहां देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए तो जाना जाता है, किसको जाना जाता है? वो है हमारा महाभियोग। किसको जाना जाता है? महाभियोग को जाना जाता है। ये देखिए महाभियोग को जानने के लिए हम किसी भी हाउस में
बिल लेके आ सकते हैं कि महाभियोग अगर आपको लगाना है तो किसी भी हाउस में 1/4 के हिसाब से सिग्नेचर वगैरह होते हैं, और उस सिग्नेचर जो हस्ताक्षर होते हैं उसके आधार पर ही हम, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, हम किसी भी हाउस में ये महाभियोग का जो बिल है इसको लेकर के आ सकते हैं, इस पर चर्चा करा सकते हैं, और अगर लोकसभा में पारित हो गया तो हम इसको राज्यसभा में भेजते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महाभियोग है उसके आधार पर ही हम राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि महाभियोग किस किस पे और लगता है। भाई जेन्युइन सी बात है कि अगर हम लोग ये देखें कि सिर्फ राष्ट्रपति की बात हो रही है, अब अगर आपके दिमाग में यही चीज हो गई कि भाई राष्ट्रपति पे ही लगता है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति के साथ साथ, है ना, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजेआई जिन्हें बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं, वो इन सब पर, राष्ट्रपति पर, सीजेआई पर और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर, इन तीनों को अगर हम पद से हटाना चाहते हैं या अगर हम पद से इनको पदच्युत करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्यवाही होगी, और वो है महाभियोग की कार्यवाही। तो महाभियोग की जो कार्यवाही है वो इसी प्रकार से एक तरीके से परिणति तक पहुंचने का कार्य करती है। तो देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए हम जो एक कार्य करते हैं वो है महाभियोग का कार्य। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो देखिए, प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। यानी भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब शुरू की थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1951 में ये इसको शुरू किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू। अगर प्रश्न आ जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पहली पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहली पंचवर्षीय योजना जिसे 1951 में शुरू किया गया था। अब सबसे बड़ी बात कि ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, आखिर इसका आधार क्या था? तो भैया अब आधार भी देख लेते हैं हम लोग। आधार, तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार प्रारंभिक क्षेत्र था। क्या था? प्रारंभिक क्षेत्र, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे लेकर के आना, ये इसका मूल उद्देश्य था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो चलिए अब अपना हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सिंपल सी बात की एक पूछा क्या जा रहा है, यहां पर जो बात पूछी जा रही है एक यूनानी शासक की बात हो रही है। किसकी हो रही है? यूनानी शासक। और किसको भेजा जा रहा है? मेगास्थनीज को भेजा जा रहा है। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो यहां पर सिंपल सी बात की यूनानी शासक कौन? मेगास्थनीज को जिसने भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो भैया वो है सेल्यूकस निकेटर प्रथम। यहां प्रथम जरूर याद रखना क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय ये तीन हुए हैं। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे प्रथम, उनको यूनानी शासकों के जो यूनानी शासक जो थे वो सेल्यूकस निकेटर थे, जिन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये सेल्यूकस वही हैं जिनकी बेटी हेलेना से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो भारत के सबसे पहले सम्राट, धरती के वीर योद्धा माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपनी जो उनका जो विवाह था वो सेल्यूकस निकेटर प्रथम की जो पुत्री थी हेलेना, उससे उन्होंने शादी की थी। यानी सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने मजबूर कर दिया था कि वो अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करें। तो आप सोच सकते हैं कि हजारों
साल पहले हमारे पूर्वज कितने महान, कितने यशस्वी, कितने वीर योद्धा हुआ करते थे। हालांकि मध्यकाल में हम लोग देखते हैं कि तमाम भारतीय शासकों ने अपनी बहन बेटियां वगैरह जो थी वो मुगल हरम तक भेजी, कभी तुर्कों के हरम में भेजी जा रही थी, ये सब चलन था। मैं यहां पर किसी भी योद्धा या किसी भी कास्ट क्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस कालखंड की बात कर रहा हूं कि प्राचीन कालखंड में एक ऐसा वीर योद्धा था जिसने सिलुकस निकेटर को अपनी पुत्री पाटलिपुत्र भेजने के लिए जिसने जो तैयार हुआ था और जिसने जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य को अपना दामाद बनाना स्वीकार किया था। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर हैं, इन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जिन्होंने इंडिका लिखा। हालांकि इंडिका आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि इंडिका जो था, ये ग्रंथ, ये नालंदा विश्वविद्यालय में रखा हुआ था। जो बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाई थी तो वो जो ग्रंथ जो था वो भी जल के नष्ट हो गया। लेकिन कुछ चाइनीज़ जो ट्रेवलर थे उन्होंने उस ग्रंथ से कुछ ऐसे अवतरण निकाले थे जो आज भी चाइनीज़ जो भाषा के जो ग्रंथ हैं उनमें आज भी उसके कई जो अवतरण हैं उनको बाकायदा शामिल किया गया है। तो अगर हम लोग मेगास्थनीज को भेजने वाली बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 की मैं यहां बात कर रहा हूं। जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है तो वो हो गया राजस्व बजट। अब देखते हैं हम लोग कि राजस्व बजट करता क्या है, तो होता क्यों है राजस्व बजट? राजस्व बजट रोजमर्रा के खर्चे अथवा व्यय है ना। तो जो हमारे देश के जो एक तरीके से राजस्व की अगर हम बात करें, राजस्व बजट की अगर हम बात करें तो राजस्व बजट जो होता है वो रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं या व्यय होते हैं भारत सरकार के, उनसे जुड़ा हुआ ये बजट है और जिसे राजस्व बजट कहते हैं। वही अगर हम पूंजीगत बजट की अगर हम बात करते हैं तो दीर्घकालीन होता है, ये बहुत ही दीर्घकालीन होते हैं और इनके जो बजट का की अगर हम बात करें तो हजारों लाखों करोड़ रुपए में होते हैं। तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन हमारा 30 नंबर 1 राजस्व बजट, तो वो एक दस्तावेज बजट है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे हम लोग राजस्व बजट कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। देखें ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? यानी मेघालय के जो राज्यपाल हैं, तो मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास में यहां पर सत्यपाल मलिक, बीडी मिश्रा, बनवारी लाल पुरोहित, तथागत रॉय के बारे में। तो 14 का जो दूसरा जो ऑप्शन है बीडी मिश्रा जी को अक्टूबर 2022 में, क्योंकि अक्टूबर 2022 की ही हम बात कर रहे हैं, मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई थी। वहीं अगर हम लोग देखें तो फागू सिंह चौहान, ये देखिए आप, फागू सिंह चौहान वर्तमान राज्यपाल हैं। कहां के? मेघालय के। तो मेघालय के जो वर्तमान जो हमारे अगर देखें तो फागू सिंह चौहान वो मेघालय के राज्यपाल हैं, लेकिन यहां जो प्रश्न है वो अक्टूबर 2022 की बात कर रहा है और फागू सिंह चौहान यहां पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो बीडी मिश्रा को लगाएंगे हम। तो बीडी मिश्रा जी जो हैं वो 2024 तक वो मेघालय के राज्यपाल रहे थे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? यानी मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान की अगर हम बात करें तो मोहन बागान का जो क्लब है वो क्लब आप देखिए, ये जो क्लब है वो कोलकाता में स्थित है। कहां पर स्थित है ये?
कोलकाता में एक तरीके से स्थित है। और यहां पर इस कोलकाता में जो स्थित है, इसके बारे में अगर देखें तो राष्ट्रीय क्लब, इसे राष्ट्रीय क्लब का दर्जा, इसे राष्ट्रीय क्लब का दर्जा 1989 में 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जो स्वर्गीय हैं हमारे, तो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 1989 में इस क्लब को, किसको, मोहन बागान को किसका खिताब दिया था, राष्ट्रीय क्लब का, नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय क्लब, नेशनल क्लब ऑफ इंडिया। याद कर लीजिए कब दिया था, 1989 में दिया था। किसने दिया था, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने इसको दिया था। वो अब स्वर्गीय हैं, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसको जो राष्ट्रीय क्लब का जो दर्जा था वो दिया था। तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। तो इसके बाद अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, तो वो है भैया विटामिन B1। जो विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 का जो अलग नाम है वो है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड किसका नाम है, विटामिन B1 का है। और इसकी कमी से हम सब जानते हैं कौन सा रोग हो जाता है, बेरी, है ना। तो बेरी रोग जो है वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन B1 की कमी से। और जितने भी हमारे मसल्स वगैरह होते हैं, मसल्स लूज हो जाते हैं, मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, शिथिलता आ जाती है, वो बीमारी जो है एक तरीके से ये भी विटामिन B1 की कमी से हम लोग देखने को हमें मिलती है। तो किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है, तो बेटा विटामिन B1 ऑप्शन है हमारा, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को, यानी भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को डैश को संख्या डैश दी गई है, यानी कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज कर मतलब बताना है, मई 2022 तक जो प्राप्त जानकारी के अनुसार। यहां पर आपको देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं साहब, वो तो है ना, वो आपके लिए इतना बड़ा यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि वो मई 2022 की कर रहे हैं, पर 2022 वाले ऑप्शन नहीं डाल रहे हैं आपके लिए, किसी भी तरीके से ऑप्शन नहीं डाल रहे हैं, ना 25 भागों वाला कोई ऑप्शन डाला गया है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां कंफ्यूजन पैदा कर दिया आपके लिए कि मई 2022, आपको लग रहा होगा एकदम लेटेस्ट, पर ये लेटेस्ट नहीं पूछ रहे हैं, ये तब का पूछ रहे हैं जब संविधान हमारा बन रहा था, उस समय पर क्या स्थिति थी। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भैया 395 अनुच्छेद कितने हैं हमारे पास, 395 भाग कितने हैं, है ना, भाग 22 है, और अनुसूचियां 8 है वो। तो आप ये देखिए कि 395 अनुच्छेद भाग 22 और अनुसूचियां 8 है, तो ये किसकी ओर इंगित कर रहा है, 395। तो 395 हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 हो गया, यानी 17 का जो ऑप्शन नंबर 2 है 395, यही सही उत्तर माना जाएगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है चीनी, यानी कि 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है ना, चीनी उद्योग के लिए, कौन से उद्योग के लिए भैया, चीनी उद्योग के लिए। तो बेटा ये हो गया चीनी उद्योग, और पूछा क्या गया है, कच्चा माल। बच्चा जानता है कि चीनी किससे बनती है, तो प्राथमिक उसका माल हो गया भैया गन्ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, गन्ने से हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। और विश्व की 60% के करीब जो चीनी है वो हम किससे बनाते हैं, गन्ने से बन रही है।
वहीं अगर हम लोग देखें 40%, जो 40% चीनी है विश्व की, वो हम किससे बना रहे हैं? वो हम बना रहे हैं चुकंदर से। चुकंदर खाई होगी आपने, खून बढ़ाती है, लाल रंग की। तो चुकंदर से हम लोग कितनी बना रहे हैं? 40%। चीनी जो गन्ने से बन रही है कितनी बना रहे हैं? 60%। तो यहां पर आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा जो चीनी बनाई जा रही है वो गन्ने से ही बनाई जा रही है, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो 40% चीनी है वो चुकंदर से तैयार की जा रही है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक तरीके से देखिए कि ये जो चीनी उद्योग के लिए जो प्राथमिक अगर हम कच्चे माल की बात करें तो वो क्या है? हमारा ऑप्शन गन्ना, यानी कि गन्ने की जो हम बात कर रहे हैं इसी पर आप टिक करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। तो डैश लगा के पूछा गया कि भैया इस क्रांति का नाम क्या है? तो इस क्रांति का वो नाम पूछ रहे हैं। तो क्रांति के नाम की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कि वो नाम दे रहे हैं स्वर्ण क्रांति, मिष्ठान क्रांति, नमकीन क्रांति और शहद क्रांति। तो ये देखिए कि मिष्ठान, समझ पा रहे हैं ना? मिष्ठान, ठान, ठान का मतलब जानते हैं? मीठा अन्न। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर। अगर मैं शायद आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं तो कंफ्यूजन में आ जाता, मीठा अन्न। तो इसका क्रांति का नाम मिष्ठान्न नहीं है, इसका नाम है मीठी क्रांति। इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन। तो इसका असली नाम है मीठी क्रांति, लेकिन कंफ्यूजन में डालने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? मिष्ठान्न, यानी मीठा अन्न। तो ऐसा क्रांति का कोई नाम नहीं है, यहां पर सीधी सीधी बात है मीठी क्रांति। तो मीठी क्रांति के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा, यानी कि वैज्ञानिक आधार पर, किसके आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर हम क्या करेंगे? शहद उत्पादन करेंगे। वैज्ञानिक आधार पर शहद उत्पादन करेंगे। नए रोजगार सृजित करेंगे। महिलाओं को आर्थिक संबल बनाएंगे। समझ गए? तो भैया मीठी क्रांति जो है वो वैज्ञानिक आधार पर शहद को उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है, नए रोजगार सृजित करने की बात करती है, और महिलाओं को आर्थिक संबल बनाने की बात भी करती है। तो यहां पर जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन जो है वो अगर देखें तो इस महिलाओं जो ये जो केंद्रीय जो क्षेत्र योजना है, इस योजना को जो नाम दिया है वो मिष्ठान योजना या मीठी क्रांति है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? मीठी क्रांति। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यानी कि किस त्योहार को, यानी कि किसको गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, यह है प्रश्न। तो यहां पर देखिए लोसर, लोसांग, विशु और वेस्तु वरस। तो हमने ऑप्शन दिया है यहां पर वेस्तु वरस को, यानी कि वेस्तु वरस जो है भारत का जो गुजराती नववर्ष है उसके रूप में इसे मनाया जाता है। अब भैया पूछेंगे आप कब मनाया जाता है? तो दीपावली के ठीक अगले दिन। है ना? ये कार्तिक के महीने को ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो पहला जो दिन है एक तरीके का वो शुभ दिन है, और उसी दिन वो दीपावली के अगले दिन अपना नया नववर्ष मनाते हैं और जिसका नाम है वेस्तु बरस। तो दीपावली के ठीक अगले दिन बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं उस दिन भाई? नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और नए कपड़े पहनने के बाद में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लोग एक दूसरे के घर जा कर के शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और सबसे अहम जो बात है कि जितने व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं,
जो अपने लेखे बनाते हैं, जो अपना लेज़र अपना तैयार करते हैं, या जिसे एक तरीके से कह लीजिए कि बही खाता जो बनाते हैं, वो भी अपने पुराने बही खाते को ख़त्म करके नए बही खातों को शुरू करते हैं। अब आपको मैं फिर से एक मैं नई बात बता रहा हूँ कि ये जो वेस्तु वरस यानी गुजराती लोग हैं, ये बही खातों को, अपने बही खातों को क्या कहते हैं? प्रश्न अगर आ गया आपके किसी एग्जाम में तो भैया वो ये कहते हैं चोपड़ा। क्या कहते हैं? चोपड़ा। तो बही खाते को चोपड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोपड़ा। तो चोपड़े को सुधारते हैं, चोपड़ा नए सिरे से शुरू करते हैं, बही खाता तैयार होता है। और ये जो त्योहार है ये गुजरातियों में एक नए हर्षोल्लास को लेकर के आता है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 ये जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो गुजराती नववर्ष है वेस्तु वरस, इसको गुजराती नववर्ष के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। तो आज मैं अपना जो मेरा जो पेपर का जो एनालिसिस था, मैं आज यहीं पर एक तरीके से ख़त्म करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो आपके लिए एक नई किताब लेकर के आए हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं कि ये कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एसएससी कांस्टेबल, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ और एनसीबी, सिपाही, असम राइफल्स को लेकर के, इन परीक्षाओं को लेकर के ये बेहतरीन किताब आपके लिए ये बनाई गई है। और इस किताब में जो आप भी यूट्यूब पे भी जो आप चीज़ें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या जो भी आप पेपर एक तरीके से जो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स को हम लोग जिस तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो सामग्रियां हैं, कुछ नई पुरानी जितनी भी सामग्रियां हैं, वो आपको इस किताब में मिलेगा। हमने पहली बार ऐसा प्रयास किया है कि अब हर जो क्वेश्चन है, प्रत्येक जो प्रश्न है, उसको हमने क्यूआर कोड दिया है, और क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो जो सामग्री आप किताबों के माध्यम से जो भी सामग्री आप एक तरीके से यूट्यूब के माध्यम से या फिर हमारा जो भी पोर्टल जो ऑनलाइन चल रहा है उसके माध्यम से अगर आप जो सामग्री नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं या पीडीएफ के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी सामग्रियों को हमने एक किताब की शेप दी है, और इस किताब में आपको बाकायदा डिटेल से बहुत कुछ सामग्री मिलेगी जो आपकी परीक्षा में बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित होगी। इसमें हमने सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक शक्ति से जुड़े प्रश्न और सामान्य ज्ञान, जागरूकता, प्रारंभिक गणित और अंग्रेजी हिंदी के जो विषय से जुड़े हुए प्रश्न हैं, हमने उसमें इनको डाला है। हम इस किताब के अंदर हम लोग 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर भी हम लोग दे रहे हैं, जो 2023, 21, 19, 15 और 13 को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2023 की जो अगर हम बात करें तो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो हम लोग आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो पीडीएफ फॉर्म में भी है, जो ऑनलाइन पोर्टल पर भी हमारे डले हुए हैं, अगर आप इनको किसी भी कीमत पर या किसी भी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस किताब के माध्यम से आप डिटेल से इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैं बस यहीं पर अपनी बातों को विराम दूंगा और अगले लेक्चर के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे।